करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। रितिका देव के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन रितिका कुंवारी थी। ऐसे में रितिका ने करवा चौथ का व्रत कैसे रखा, चलिए देखते हैं। रितिका और देव एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। देव बहुत सरल स्वभाव का लड़का था। वो हमेशा जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद किया करता। देव के इसी स्वभाव ने रितिका का दिल जीत लिया था और वो मन ही मन देव को चाहने लगी थी। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। रितिका ने देखा घर में उसकी माँ और भाभी करवा चौथ की तैयारियां कर रही थी। रितिका के मन में भी करवा चौथ का व्रत करने की इच्छा जाग उठी। मैं भी देव के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी, लेकिन अगर करवा चौथ वाले दिन मैं भूखी रहूंगी तो सबको शक हो जाएगा और मम्मी तो मुझे भूखा भी नहीं रहने देंगी। क्या करूं यार। रितिका अपने मन की बात दूसरे दिन कॉलेज जाकर अपनी सहेली सुमन को बताती है। सुमन कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और रितिका की अच्छी सहेली थी। सुमन, मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। ओहो, करवा चौथ का व्रत, लेकिन किसके लिए? कौन है वो खुशनसीब? तू तो जानती है, एक ही है वो। कौन? देव? हाँ यार, देव। लेकिन तू व्रत रखेगी कैसे? अपने घर वालों को क्या बताएगी? और तूने देव को बताया? नहीं यार, मैंने देव को कुछ नहीं बताया। जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी उसे ही नहीं बताया। तेरा व्रत कौन तुड़वाएगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं देव को मन ही मन अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ और उसकी सलामती के लिए मैं उसके लिए व्रत रखूंगी। ठीक है, लेकिन घर पर कैसे मैनेज करेगी? खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी तो आंटी सब समझ जाएंगी। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ कि तू कुछ कर। देख, तू हॉस्टल में रहती है। तू करवा चौथ वाले दिन ना मुझे किसी बहाने से अपने हॉस्टल बुला ले। मैं सारा दिन तेरे हॉस्टल में रहकर व्रत कर लूंगी और शाम को घर चली जाऊंगी। ठीक है। अगले हफ्ते करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। चल, तुझे शॉपिंग करवाती हूँ। सुमन रितिका को मार्केट ले जाती है और करवा चौथ के लिए उसे लहंगा, चूड़ियां और मैचिंग की ज्वेलरी दिलाती है। उसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं। करवा चौथ को लेकर रितिका मन ही मन बहुत खुश थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और करवा चौथ नजदीक आ रहा था। करवा चौथ को बस एक दिन बाकी रह गया था। रितिका ने अपने हाथों से अपनी माँ और भाभी के हाथों में मेहंदी लगाई। अरे वाह रितिका, तुमने तो बेहद खूबसूरत मेहंदी लगाई है। हाँ, इस मेहंदी के लिए तो तुझे पूरे 500 रुपए मिलते हैं। अपनी भाभी और माँ के हाथों में मेहंदी देखकर रितिका सोचती है, मेहंदी के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है। मुझे भी अपने हाथों में मेहंदी लगानी है, लेकिन कैसे लगाऊं? कहीं किसी को शक हो गया तो? क्या सोचने लगी रितिका? भाभी, आप दोनों के हाथों की मेहंदी देखकर ऐसा लग रहा है कि काश मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाए। लगवा देंगे, जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर देंगे। अगले साल ही तू करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेना। लेकिन माँ, अगले साल किसने देखा है? मेरा तो अभी बहुत मन हो रहा है। ठीक है, तेरा अभी मन है तो जा, बाजार जाके मेहंदी लगवा ले। ये मेरी तरफ से 500 रुपए, और जाकर मेहंदी लगवा लो। एक ही तो ननद है मेरी, उसकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। रितिका पार्लर जाती है और दोनों हाथों में मेहंदी लगवाती है। मेहंदी के बीचों बीच उसने देव के नाम का पहला अक्षर डी भी लिखवा लिया। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। सुबह 4 बजे रितिका की भाभी और माँ सरगी कर रही थी। अब सरगी के लिए क्या बहाना बनाऊं? कोई बात नहीं, देव के लिए तो मैं बिना सरगी के ही व्रत कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर रितिका सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने सुमन को फोन किया। सुमन ने फोन पर उसे कुछ बताया। ओके, डन। फोन रखकर रितिका रसोई में चली जाती है और अपने पापा विनोद, भाई विजय के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो टेबल पर चाय नाश्ता लगाती है और सबको बुलाती है। अरे रितिका बेटी, तेरा चाय नाश्ता कहाँ है? तू अपना भी चाय नाश्ता ले आ। हाँ हाँ रितिका, आओ, हम सब साथ मिलकर चाय नाश्ता करेंगे। हाँ, अभी लाती हूँ। रितिका रसोई में जाकर सोचने लगती है, अरे ये सुमन की बच्ची को क्या हो गया? अभी तक उसने फोन क्यों नहीं किया? कहीं मुझे सबके साथ चाय नाश्ता न करना पड़ जाए। रितिका एक प्लेट में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। रितिका फोन उठाती है। हेलो सुमन, कैसी है तू? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत तेज बुखार है, तू मेरे पास जल्दी आ जा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। ओह, मैं अभी आती हूँ। ओके, बाय। क्या बात है रितिका? पापा, सुमन का फोन था, उसे बहुत तेज बुखार है, उसने मुझे फौरन बुलाया है। बेचारी अकेले हॉस्टल में रहती है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं रितिका, तू जल्दी उसके पास चली जा। हाँ, लेकिन पहले नाश्ता तो कर ले। भैया, मैं नाश्ता पैक कर लेती हूँ, सुमन के साथ वहीं कर लूंगी। रितिका अपना चाय और नाश्ता पैक करके सुमन के हॉस्टल पहुंच जाती है। थैंक गॉड, तूने बहुत सही समय पर फोन किया, वरना मुझे आज चाय नाश्ता करना पड़ता और करवा चौथ का व्रत नहीं कर पाती। अब ले, ये गरम नाश्ता तू कर ले। सुमन हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय, मेरी तो मौज हो गई।
सुमन की देखभाल के बहाने रितिका सारा दिन उसके साथ हॉस्टल में रहती है और भूखी रहकर करवा चौथ का व्रत करती है। शाम के समय सुमन रितिका को नया लहंगा पहनाकर खूब अच्छे से तैयार करती है। दोनों सहेलियां मंदिर जाती हैं, जहां रितिका करवा चौथ की पूजा करती है और कथा सुनती है। रितिका और सुमन हॉस्टल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उसकी भाभी खुशबू की नजर उस पर पड़ती है। खुशबू और विनीता भी पूजा करके मंदिर से लौट रहे थे। माँ जी, वो देखिए रितिका। खुशबू बहू, रितिका तो सुमन के हॉस्टल में है। सुमन बीमार है, उसकी देखभाल कर रही होगी। यहाँ तुझे रितिका कैसे नजर आ गई? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। ध्यान से देखिए, वो रितिका ही है, लाल रंग के लहंगे में। विनीता ने गौर से देखा तो वो सचमुच में रितिका ही थी, जो लाल रंग के लहंगे में किसी दुल्हन जैसी लग रही थी। हाँ, ये तो रितिका है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, रितिका करवा चौथ की पूजा करने मंदिर आई थी। क्या? करवा चौथ की पूजा? तो क्या रितिका ने करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आखिर वो है कौन जिसके लिए हमारी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा है? ये तो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, चल घर चलते हैं। उधर रितिका और सुमन हॉस्टल पहुंच चुके थे। इधर विनीता और खुशबू भी घर पहुंच चुके थे। अच्छा सुमन, अब मैं चलती हूँ। तेरी वजह से मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। थैंक यू यार। अभी कैसे व्रत पूरा हो गया? पति के हाथ से पानी पिए बिना व्रत कैसे तोड़ेगी? लेकिन मैं तो कुमारी हूँ, मुझे कौन पानी पिलाएगा? वही जिसके लिए तूने करवा चौथ का व्रत रखा है। लेकिन देव को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। चल, छत पर चलकर देखते हैं चांद निकला कि नहीं। तू चांद देखकर अपना व्रत तोड़ लेना। सुमन रितिका को हॉस्टल की छत पर ले जाती है। वहां जाकर रितिका चौंक जाती है। छत पर देव खड़ा था। देव को देखते ही रितिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रितिका ने चांद देखकर देव के हाथों से पानी पिया और अपना व्रत तोड़ा। थैंक यू देव। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए रितिका। तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। आई एम सो लकी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सुमन ने सब बता दिया था। रितिका और देव एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और साथ ही साथ सुमन का शुक्रिया अदा करते हैं। सुमन, आज तेरी वजह से मेरा करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। तूने हम दोनों को मिलवाकर बहुत नेक काम किया है। लेकिन देव, तुम हॉस्टल की छत तक आए कैसे? सुमन का भाई बनकर। सुमन की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए उससे मिलने आया था। देव की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो रितिका, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रितिका साधारण कपड़े पहनकर देव की बाइक पर बैठ जाती है और देव उसे उसके घर छोड़ देता है। आ गई रितिका बेटी। अब सुमन की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है माँ। सुमन को डॉक्टर के पास ले गई या नहीं? ले गई थी भाभी। लहंगा पहनकर कौन से डॉक्टर के पास गई थी? नहीं भाभी, मैंने कब लहंगा पहना? खुशबू ने अपने मोबाइल फोन में रितिका की तस्वीर दिखाई, जिसमें रितिका ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। तस्वीर देखकर रितिका घबरा जाती है। ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। रितिका की घबराहट देखकर वहाँ विनोद और विजय भी आ जाते हैं। रितिका की माँ, हमें कब चलना है? नेक काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं। कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे भाई, तुमने जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, उसके घर रिश्ते की बात करने तो जाना होगा ना। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। दूसरे दिन रितिका के परिवार वाले रितिका और देव के रिश्ते की बात लेकर देव के घर आ जाते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के बाद रितिका और देव की सगाई हो जाती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही रितिका और देव शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अमीर गरीब बहनों का करवा चौथ। ये कहानी है दो सगी बहनों श्वेता और सविता की। श्वेता अमीरी के मजे ले रही थी और सविता गरीबी में दिन काट रही थी। इसी बीच सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ आ गया। तो आइए देखते हैं कि दोनों बहनों ने किस तरह से करवा चौथ का त्योहार मनाया। श्वेता और सविता दो सगी बहनें थीं। श्वेता और सविता के पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। सविता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी तो देखा कि घर के बाहर उसके पिता की लाश रखी हुई थी। दरअसल सविता के पिता जब ऑटो चला रहे थे, तब पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उस हादसे में सविता के पिता की मौत हो गई। सविता की मां कविता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सविता बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसने अपनी मां कविता को संभाला। मां, तुम परेशान मत हो। होनी को शायद यही मंजूर था। पिताजी हमें अकेला छोड़कर नहीं गए। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पिता की मौत के बाद सविता की पढ़ाई छूट गई थी।
लेकिन श्वेता ने तब तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्वेता ने शहर के बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कम पढ़ी लिखी होने के कारण सविता नौकरी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके हाथों में मेहंदी लगाने का गजब का हुनर था। वो मेहंदी लगाकर जो पैसे कमाती वो अपनी माँ कविता को दे देती। एक दिन, पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। इनके लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए। दोनों की शादी करके मैं गंगा नहाऊं। दोनों बहनों में श्वेता बहुत चालाक थी और देखने में भी वो सविता से ज्यादा सुंदर थी। माँ, मुझे तो मेरे होटल के मालिक के बेटे ने शादी के लिए प्रपोज किया है। मैं तो उसी से शादी करूंगी। काफी अमीर लोग हैं। अब मैं किसी गरीब से शादी करके सारी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारना चाहती। बहन कविता, सविता के लिए एक लड़का मेरी नजर में है। ऑटो रिक्शा चलाता है। तुम्हारे पति के दोस्त घनश्याम का बेटा किशोर। हाँ हाँ पंडित जी, किशोर को तो मैंने बचपन से देखा है। बड़ा ही नेक दिल लड़का है। हमारी सविता के लिए ठीक रहेगा। दोनों बहनों की शादी हो जाती है। बड़ी बहन श्वेता की शादी अमीर परिवार में हुई थी और छोटी बहन सविता की शादी गरीब परिवार में हुई थी। श्वेता को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। अरे बेटी श्वेता, जब से तू शादी करके ससुराल गई है, एक बार भी मायके नहीं आई। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है क्या? सविता को देख, हर दूसरे दिन घर आकर मेरा हालचाल ले लेती है। अरे माँ, तुम्हें तो पता है ना कि बाहर कितनी गर्मी है। तुम्हारे घर में एसी भी नहीं है और हमारा ड्राइवर भी छुट्टी पर है। बिना गाड़ी के तो मैं कहीं भी नहीं जाती। सविता का क्या है, उसे तो धूप में भी पैदल चलने की आदत है और छोटे से घर में उसके पास ज्यादा काम भी तो नहीं है। मुझे देखो, इतने बड़े घर की मालकिन हूँ, पूरे घर का हिसाब किताब रखना पड़ता है। श्वेता की बात सुनकर कविता चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि श्वेता पर अमीरी का रंग चढ़ गया है। तभी वहां सविता आ जाती है। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? अरे सविता बेटी, तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। तारा आंटी के घर जा रही थी मेहंदी लगाने, तो सोचा अपनी माँ से मिलती चलूं। ये लो माँ, कुछ पैसे हैं, रख लो। अरे बेटी, ये तू क्या? माँ, ये पैसे मैंने मेहंदी लगाकर कमाए हैं। इन पर तुम्हारा हक है। अब तुम्हारा ख्याल हम बहनें नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? बस तू ही ख्याल रखती है बेटा। श्वेता को तो अब ये घर पराया लगने लगा है। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। दोनों बहनों में बड़ा अंतर था। श्वेता अपने महल में राज कर रही थी तो सविता अपने पति के साथ एक कमरे के घर में रह रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। शादी के बाद दोनों बहनों का ये पहला करवा चौथ था। मेहंदी लगाने के लिए श्वेता ने सविता को फोन किया। अरे क्या बात है दीदी, आज चांद किधर से निकल पड़ा? श्वेता दीदी, आज छोटी बहन की याद कैसे आ गई? शादी के बाद तो तुम भूल ही गई। वो सविता, करवा चौथ आने वाला है ना, इसलिए फोन किया था। हाँ हाँ, हम दोनों बहनें साथ मिलकर करवा चौथ का त्योहार मनाएंगे। अरे नहीं सविता, मैं तुम्हारे साथ करवा चौथ का त्योहार नहीं मना सकती। दरअसल अब मेरी सारी सहेलियां बड़े बड़े पैसे वाले घरों से हैं। उन सब के सामने मैं तुम्हें नहीं बुला सकती। हाँ, मैं उन सबसे कहकर तुम्हें मेहंदी लगाने का काम दिला सकती हूँ। मैंने तुम्हें फोन भी इसीलिए किया है कि तुम मुझे मेहंदी लगाने आ जाना। श्वेता की बात सुनकर सविता का चेहरा उतर गया। ठीक है दीदी, लगा दूंगी मेहंदी। बताओ कब आना है तुम्हारे घर? अरे नहीं सविता, मेरे घर नहीं आना है। दरअसल तू तो जानती है मेरे पति का खुद का होटल का बिजनेस है, तो मेरे और मेरी सारी सहेलियों का मेहंदी लगवाने का प्रोग्राम हमारे होटल में ही होगा। मेहंदी से पहले सभी औरतों का डांस प्रोग्राम भी होगा। सब कुछ मस्त प्लान किया है मैंने। इन सब का फोटो शूट होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। आखिर पहले करवा चौथ की यादगार भी तो होनी चाहिए। तुम कल सुबह 10 बजे होटल आ जाना। और सुन, होटल आकर मुझे दीदी वीदी कहने की जरूरत नहीं है, श्वेता मैडम बोलना। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। सविता दूसरे दिन होटल पहुंची। उसके कपड़े देखकर होटल के गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? श्वेता मैडम से मिलना है। अपॉइंटमेंट है तुम्हारा? हाँ, मैडम ने मुझे मेहंदी लगाने के लिए बुलाया है। गार्ड ने फोन करके श्वेता से परमिशन ली और फिर सविता को अंदर जाने दिया। सविता ने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों से औरतें वहां आ रही थीं। सविता होटल के अंदर पहुंची। आओ आओ सविता। श्वेता सविता को पकड़कर कोने में ले गई और कहा, यहाँ किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों बहनें हैं। मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है। कोई पूछे तो कह देना मेहंदी लगाने वाली हूँ। ठीक है दीदी। श्वेता की सारी सहेलियां आ चुकी थीं। सभी एक से बढ़कर एक कपड़ों में थी। कम ऑन लेडीज, अब हमारा डांस प्रोग्राम का समय हो चुका है। उसके बाद मेहंदी भी लगनी है, तो शुरू करें डांस प्रोग्राम। ये
सभी औरतें डांस कर रही थी और फोटोशूट और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। सविता एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ। सविता सबसे पहले श्वेता के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तभी श्वेता फोटोग्राफर और वीडियो शूट कर रहे कैमरामैन से कहती है, फोटो और वीडियो में सिर्फ मेरी तस्वीर आनी चाहिए, मेहंदी लगाने वाली की तस्वीर साथ में मत लेना, नहीं तो हमारा एल्बम खराब हो जाएगा। श्वेता की बातें सुनकर सविता बेहद दुखी हो गई, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। सविता ने एक एक करके सभी औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई। एक से बढ़कर एक डिजाइन की मेहंदी लगाकर उसने सबका दिल जीत लिया, सिवाय अपनी बहन श्वेता के। मेहंदी लगाने के बाद, अच्छा सुनो मेहंदी वाली, मेरा नाम सविता है। हाँ सविता, तुम बाहर रिसेप्शन पर जाकर वेट करो, तुम्हारी पेमेंट वहीं मिलेगी। जी मैडम। इतना कहकर सविता रिसेप्शन पर बैठकर वेट करने लगती है। वो घंटों इंतजार करती रही, लेकिन उसे पेमेंट देने वहां कोई नहीं आया। सभी औरतें, यहां तक कि श्वेता भी घर जा चुकी थी। बेचारी सविता बिना पेमेंट लिए ही घर आ गई। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। श्वेता ने सरगी के लिए फल, दूध, मावा और मिठाइयां मंगवाई थी, तो वहीं सविता के पास ये सब नहीं था। सविता, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, तुम पूजा का सामान खरीद लेना। कोई बात नहीं जी, इतने पैसों में मेरा काम भी हो जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। नहीं सविता, मुझे पता है कुछ नहीं बचेगा। मैं वो सब कुछ तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम्हारी बहन के पास है। मेरे लिए तो पति का प्यार ही बहुत है जी। करवा चौथ पर दिखावा नहीं करना है मुझे, बस करवा माता को प्रसन्न करना है। और करवा माता दिखावे से नहीं, बल्कि पति की सेवा और पति के प्रति समर्पण से प्रसन्न होती हैं। अगली सुबह सविता एक गिलास पानी पीकर सरगी कर लेती है। सुबह सविता श्वेता को फोन करती है। हाँ सविता बोल। दीदी वो मेरे पैसे। कैसे पैसे? दीदी कल आपको और आपकी सभी सहेलियों को मैंने मेहंदी लगाई थी, उसके पैसे। तू ये सब छोड़, ये बता शाम को पूजा के समय क्या पहन रही है? दीदी मैं तो अपनी शादी का लहंगा पहन लूंगी। लेकिन वो तो पुराना हो गया है। कहाँ पुराना हो गया, एक बार शादी में ही तो पहना है। और राजेश कहते हैं कि उस लहंगे में मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मैंने तो नया लहंगा खरीदा है पूरे 50,000 में, उसे पहनकर मैं रानी लगूंगी, रानी। अच्छा दीदी, बढ़िया है, मैं तो वही कपड़े पहनूंगी जिसमें मैं अपने पति को रानी लगती हूँ। अच्छा दीदी, वो मेरे पैसे मिल जाते तो? हाँ हाँ, शाम को पूजा के बाद घर आ जाना, दे दूंगी पैसे। श्वेता ने अपने बड़े से बंगले में करवा माता की पूजा रखी थी, जहां उसकी सारी सहेलियां आ रही थी। पंडित जी बुलाए गए और उन्होंने सबको करवा माता की कथा सुनाई। मोटी दान दक्षिणा देकर श्वेता ने पंडित जी को विदा किया, तो वहीं सविता ने अपने घर में ही खुद से व्रत कथा पढ़कर करवा माता की पूजा की। पूजा के बाद एक एक करके श्वेता की सारी सहेलियां चांद की पूजा करने अपने अपने घर चली गई। चांद निकल आया था। सविता ने भी चांद की पूजा की और राजेश के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा। राजेश, मैं श्वेता दीदी के घर जा रही हूँ, दीदी को प्रसाद भी दे दूंगी और उनसे मेहंदी के पैसे भी लेने हैं। ठीक है सविता। सविता प्रसाद लेकर श्वेता के घर पहुंची तो देखा श्वेता ड्राइंग रूम में सोफे पर उदास बैठी थी। अरे दीदी, ये लो प्रसाद। और अकेली क्यों बैठी हो, जीजा जी नहीं आए? नहीं सविता, तेरे जीजा जी अभी तक नहीं आए। आपने फोन किया? फोन तो किया, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे। तभी श्वेता के व्हाट्सएप पर उसके पति विराट का वीडियो मैसेज आता है। उस वीडियो में विराट किसी दूसरी महिला को अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़वा रहा था और मैसेज में लिखा था, डियर श्वेता, अब यही मेरी पत्नी है, मेरी नई मैनेजर पारुल, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम चाहो तो इसे भी अपना सकती हो, नहीं तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। विराट का मैसेज पढ़कर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैसेज भेजा है जीजा जी ने? श्वेता ने अपना मोबाइल फोन सविता के आगे बढ़ा दिया। अब सविता को सब कुछ पता चल चुका था। मुझे माफ कर दो सविता, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, अपनी बहन होते हुए भी तुम्हें अपनी बहन मानने से इनकार किया, तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाया। लेकिन सच तो यह है कि शादी के बाद से विराट ने कभी मुझे ठीक तरीके से देखा भी नहीं, और आज पता चला कि विराट क्यों मुझसे दूर दूर रहते थे। तुम